हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 15 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये देखिए, ये वो फैक्ट्स हैं जिनको हमने डेली पीआईबी एनालिसिस में ऑलरेडी कवर कर लिया है। जैसे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने भूटान में भीम यूपीआई को लॉन्च कर दिया है। दूसरी न्यूज़ है एनटीपीसी द्वारा इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात में बनाया जा रहा है। तीसरी न्यूज़ है आईआईटी मद्रास ने सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के साथ मिलकर एक हैकाथॉन लॉन्च किया है, संवेदन 2021। तो संवेदन 2021 हैकाथॉन आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। और चौथी न्यूज़ है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी को एक बुक गिफ्ट की गई है। उस बुक का नाम है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन। ये बुक लिखी गई है श्री JS इफ्तिकार द्वारा। तो ये 4 न्यूज़ हैं। इसके अलावा और कई सारी न्यूज़ थी जिनको हमने पीआईबी में ऑलरेडी कवर किया है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये लद्दाख में सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे? लद्दाख में। ये देख लीजिए, हाल ही में एनटीपीसी द्वारा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ एक MOU साइन किया गया है इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कौन सेटअप कर रहा है? एनटीपीसी से सेटअप कर रहा है। कहाँ पर? लेह लद्दाख में। देखिए, लद्दाख का यानी लेह का टारगेट है 0 एमिशन को अचीव करना। तो इसके लिए जो मोबिलिटी सेक्टर है वो आपका क्लीन एनर्जी बेस्ड होना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में लॉन्च हो रहा है। एनटीपीसी का खुद का भी एक टारगेट है 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना। कुछ दिन पहले ही एनटीपीसी द्वारा इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो 10 मेगावाट का है विशाखापट्टनम में इनॉग्रेट किया गया है। तो ये कई सारे इनिशिएटिव हैं एनटीपीसी के। एनटीपीसी की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1975 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एनटीपीसी के CMD कौन है? गुरदीप सिंह। और याद रखिएगा 2010 में एनटीपीसी महारत्न कंपनी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो GSAT-1 इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV F10 से। किससे? GSLV F10। ये देख लीजिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से GSLV F10 रॉकेट के द्वारा GSAT-1 को लॉन्च करेंगे अगस्त 12 को। तो GSAT-1 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जिसको GSLV F10 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। पहले इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा, फिर वहां से इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो GSAT-1 सैटेलाइट जिसका वेट है 2268 यानी 2268 kg, उसको GSLV F10 से लॉन्च किया जाएगा। आपको याद रखना है। इसरो लॉन्च कर रहा है तो इसरो की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो के फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहा जाता है। और वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इंडियन जिनको ओलंपिक गेम्स में जिम्नास्टिक कंपटीशन के जज के रूप में सिलेक्ट किया गया है वो कौन है? तो जिम्नास्टिक कंपटीशन को जज करने के लिए सिलेक्ट किया गया है दीपक काबरा को। किसको? दीपक काबरा। ये देख लीजिए, ये हैं दीपक काबरा जी। ये फर्स्ट इंडियन है जो कि किसी ओलंपिक में जिम्नास्टिक कंपटीशन को जज करेंगे। तो नाम रखिएगा दीपक काबरा जी। देखिए, दीपक काबरा जी के अलावा एक और पर्सन है जिनको ओलंपिक ज्यूरी कमेटी में सिलेक्ट किया गया है। उनका नाम क्या था? पवन सिंह। पवन सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको टोक्यो ओलंपिक गेम्स की ज्यूरी में सिलेक्ट किया गया था। तो पवन सिंह के बाद दीपक काबरा को ओलंपिक गेम्स में जो जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन होता है उसको जज करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवी द्वारा 10वां एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट P-8I किस कंट्री से डिलीवर हुआ है? तो इंडियन नेवी को P-8I एयरक्राफ्ट ये दिया गया है USA द्वारा। किसके द्वारा? USA द्वारा। तो 10वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है P-8I ये US ने दिया है इंडियन नेवी को।
देखिए P-8I एयरक्राफ्ट ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, इसको बोइंग द्वारा निर्मित किया जाता है। 2009 में टोटल 8 P-8I के लिए एग्रीमेंट हुआ था। बाद में 2016 में 4 और P-8I एयरक्राफ्ट के लिए एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्हीं 4 में से 10वां एयरक्राफ्ट यानी कि 8 + 4 12 होते हैं ना टोटल, तो 10वां P-8I एयरक्राफ्ट यूएस द्वारा इंडियन नेवी को दे दिया गया है, याद रखिएगा। बोइंग कंपनी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि ये बनाती है आपके एरोप्लेन। कुछ समय पहले याद होगा अफगानिस्तान की जो बगराम एयरबेस है वहां से अमेरिका ने अपनी सैनिक विड्रॉ कर लिए। तो बगराम एयरबेस कहाँ है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ऑर्नामेंट यानी विश्व का सबसे पुराना आभूषण किस कंट्री में डिस्कवर किया गया है? तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑर्नामेंट इसको खोजा गया है जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। ये देख लीजिए, ये है वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑर्नामेंट, रिसेंटली जर्मनी में खोजा गया है। लगभग 51,000 वर्ष पुराना है। कितना? 51,000 वर्ष पुराना। वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑर्नामेंट जर्मनी में खोजा गया है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जर्मनी में कहाँ खोजा गया है? तो हर्ज माउंटेन्स। हर्ज माउंटेन्स कहाँ है? जर्मनी में है। वहीं पर ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑर्नामेंट खोजा गया है। ये डियर के टो से बना है, यानी जो खुर होते हैं डियर के उससे बना है, याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे पुराना आभूषण जर्मनी की हर्ज पहाड़ियों पर खोजा गया है। जर्मनी की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, ये है जर्मनी। कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये इंडिया द्वारा किस कंट्री में डेवलप किया जा रहा है? तो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बन रहा है नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। देखिए जो तीसरा चरण है अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, उसके लिए नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड और इंडिया की सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने आपस में एग्रीमेंट साइन कर दिया है। अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का तीसरा चरण 679 मेगावाट का है। आपको ये याद रखना है कि अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया द्वारा नेपाल में बन रहा है, ईस्टर्न नेपाल में। कौन सी रिवर पर बन रहा है? तो अरुण रिवर पर बन रहा है, याद रखिएगा। नेपाल की बात करें तो कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी, और नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी। और 2 दिन पहले ही नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। ये नेपाल के 5वें प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा इंडिया और नेपाल द्वारा 2004 के इंडिया नेपाल रेल सर्विस एग्रीमेंट को रिन्यू कर दिया गया है। तो 2004 में इंडिया नेपाल रेल सर्विस एग्रीमेंट हुआ था, उसको दोनों ने रेटिफाई कर दिया है वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस जयशंकर जी जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने महात्मा गांधी जी का स्टैचू कहाँ पे अनवील किया है? तो पहले ग्रीस में किया था, अब जॉर्जिया में भी कर दिया है। तो जी से ही दोनों कंट्रीज की स्टार्टिंग होती है। हाल ही में एस जयशंकर जी द्वारा महात्मा गांधी जी का स्टैचू जॉर्जिया में अनवील किया गया है। एस जयशंकर जी जॉर्जिया जाने वाले पहले विदेश मंत्री हैं, इतना जरूर याद रखिएगा। 2 दिनों की यात्रा पर गए हैं जॉर्जिया के लिए, और वहीं पर जॉर्जिया की कैपिटल में तिब्लिसी पार्क है जहां पर महात्मा गांधी जी का स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। तो एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि तिब्लिसी पार्क में महात्मा गांधी जी का स्टैचू इनॉग्रेट किया है एस जयशंकर ने, ये तिब्लिसी पार्क है कहाँ? तो जॉर्जिया में है, इतना याद रखिएगा। खास बात क्या है, जो हमारे एस जयशंकर जी हैं इन्होंने जॉर्जिया की 17वीं सदी की जो रानी थी केतेवा, उनकी कुछ अस्थियां हैं वो समर्पित की है जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर को, याद रखिएगा। राजधानी रानी केतेवा जॉर्जिया की रानी थी। जॉर्जिया की बात करें तो ये है मैप में जॉर्जिया, तिब्लिसी इसकी कैपिटल है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। करेंसी है जॉर्जियन इयारी, और प्राइम मिनिस्टर है इराकली गरीबाशिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी ये बुक किसने लिखी है? द स्ट्रगल विद इन ये बुक लिखी गई है अशोक चक्रवर्ती द्वारा। किसके द्वारा? अशोक चक्रवर्ती। देख लीजिए द स्ट्रगल विद इन, जो इमरजेंसी का पीरियड था 1975 से 1977, उसके विषय में बताती है ये बुक। तो याद रखिएगा द स्ट्रगल विद इन, इस बुक को लिखा गया है अशोक चक्रवर्ती द्वारा। बुक को पब्लिश कौन करेगा? हार्पर कॉलिंस इंडिया। अशोक चक्रवर्ती जी जो हैं वो इस समय गवर्नमेंट ऑफ जिम्बाब्वे में सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसको इंडिया द्वारा किस वर्ष होस्ट किया जाएगा? तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप इसको होस्ट किया जाएगा 2026 में। कब? 2026 में। ये देख लीजिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इन्होंने कहा है कि इंडिया द्वारा BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप को 2026 में होस्ट किया जाएगा। तो क्या इंडिया पहली बार होस्ट करेगा? नहीं, इंडिया दूसरी बार होस्ट करेगा। इससे पहले 2009 में हैदराबाद में इंडिया द्वारा BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट किया जा चुका है।
तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। 2026 में इंडिया इसको होस्ट करेगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें 1934 में स्थापना हुई थी, कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक। ये जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये पहले 2 वर्ष में एक बार होती थी। 1977 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2003 के बाद से ये हर वर्ष होने लगी। हालांकि ओलंपिक ईयर को छोड़ दिया जाता है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो 3 वर्ष में एक बार होती है, 4 वर्ष में भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI द्वारा RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी किस सेक्शन में इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्च की गई है? तो RBI द्वारा RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी लॉन्च की गई है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट के लिए। ये देख लीजिए, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो RBI ने आपके लिए RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी लॉन्च की है। देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए RBI में रिटेल डायरेक्ट गिफ्ट अकाउंट खुलवाना होगा, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलवाना होगा। तो RDG अकाउंट खुलवाना होगा अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो RDG अकाउंट के तहत आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए RBI ने RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी लॉन्च की है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसा नहीं कि आप कंपनी में हैं और जाके कंपनी है और जाके इन्वेस्ट कर दें। RBI की बात करें तो 1934 में RBI एक्ट पास हुआ था। उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हो गई थी कोलकाता में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। वर्तमान में RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे ट्रैक के ऊपर इंडिया का पहला 5 स्टार होटल किसने इनॉग्रेट किया है? तो इंडियाज फर्स्ट 5 स्टार होटल ओवर रेलवे ट्रैक ये इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। किसने इनॉग्रेट किया है? PM मोदी। देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इंडिया का फर्स्ट 5 स्टार होटल ओवर रेलवे ट्रैक इनॉग्रेट किया गया है गांधीनगर गुजरात में। ये आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे से रेलवे ट्रैक जा रहा है और इसी के ऊपर ये होटल है। तो इंडिया का फर्स्ट 5 स्टार होटल है जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर बना है। इसको बनाया किसने है? इंडियन रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 2017 से इसको बना रहे थे गांधीनगर गुजरात में। टोटल 790 करोड़ के आसपास कॉस्ट आई है और इसकी हाइट कितनी है? 77 मीटर्स के आसपास। तो याद रखिएगा, रेलवे ट्रैक के ऊपर इंडिया का पहला 5 स्टार होटल गांधीनगर में इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इसके अलावा PM मोदी ने कई सारे इनॉग्रेशन किए हैं अहमदाबाद में जो साइंस सिटी है वहां पर, जैसे एक्वेटिक गैलरी, नेचुरल पार्क और रोबोटिक गैलरी। तो ये 3 अट्रैक्शंस को भी इनॉग्रेट किया है। PM मोदी ने ये सब इनॉग्रेट किया और सेम टाइम पे गांधीनगर गुजरात में जो इंडिया की पहली नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, गांधीनगर गुजरात में है ना ये, वहां पर अमित शाह द्वारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेट किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओला द्वारा वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फैक्ट्री किस इंडियन स्टेट में बनाई जा रही है? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फैक्ट्री बनाई जा रही है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि ओला द्वारा हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 मिलियन लोन लिया गया है, $100 मिलियन का लोन लिया गया है ताकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फैक्ट्री का फर्स्ट फेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सके। तो ये देख लीजिए, ये है आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2 व्हीलर फैक्ट्री। कहां पर बन रही है? तमिलनाडु में बन रही है। ओला इसको बना रहा है। ओला ने $100 मिलियन का लोन लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा से इसके लिए। मैं आपको बता दूं, ओला ने इस कंपनी का नाम रखा है फ्यूचर फैक्ट्री। लगभग 2400 करोड़ की लागत आएगी इस पे। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन बना रहा है? ओला। कहां पे बन रही है? तमिलनाडु में बन रही है, आपको याद रखना है। और इसकी कैपेसिटी है 20 लाख यानी 2 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 किसने रिलीज की है? तो 2021 के लिए स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई है FAO द्वारा। किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। देख लीजिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने 2021 के लिए स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी कर दी है। ये जो रिपोर्ट है इसमें 63 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को शामिल किया गया है जिसकी 3.5 बिलियन यानी 350 करोड़ पॉपुलेशन को कवर किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 समाप्त होते होते जो कंज्यूमर फूड प्राइस थे वो पिछले 6 वर्षों में हाईएस्ट थे। कंज्यूमर फूड प्राइस पिछले 6 वर्षों में हाईएस्ट थे 2020 की समाप्ति पर। और साथ ही साथ जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको डाइट चाहिए होती है उसका भी प्राइस
60% बढ़ गया था। रिपोर्ट की खास बात यह थी कि 2020 में 237 करोड़ लोग एडिक्वेट फूड को एक्सेस ही नहीं कर पाए, यानी 2.37 बिलियन लोग अपने हिसाब से फूड को एक्सेस ही नहीं कर पाए, जो कि पिछली बार से लगभग 32 करोड़ ज़्यादा है। तो 32 करोड़ इससे कम थे पिछली बार, और इस बार 237 करोड़ हो गए जिनको फूड ही नहीं मिला ढंग से। FAO की बात करें, 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली नहीं, रोम में का हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरु कवचम। मथुरु कवचम, एक तो इसका नाम होगा मातृ कवचम, ठीक है। ये स्कीम किसने लॉन्च की है? तो मातृ कवचम लॉन्च की है केरला ने। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ये देख लीजिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए, यानी सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स को कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए मातृ कवचम स्कीम लॉन्च की है केरल गवर्नमेंट ने। देखिए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने 2 जुलाई को अप्रूवल दे दिया है कि अब प्रेग्नेंट वुमेन्स का भी वैक्सीनेशन करवाया जा सकता है। तो केरल गवर्नमेंट ने मातृ कवचम स्कीम लॉन्च की है ताकि प्रेग्नेंट वुमेन्स का आप वैक्सीनेशन करवा सकें। और जहाँ पे जैसे रिमोट एरियाज में आपका स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स नहीं है, वहाँ पे आशा वर्कर्स जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स का ये आपका टीकाकरण करवाएंगे जाके। केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मातृ कवचम। तो केरल देख लीजिए, ये है मैप में केरल। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अलावा याद रखिएगा, इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट क्या नाम है? वेम्बनाड लेक, वो केरल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन गडकरी, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी। इनके द्वारा 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा गया है? तो नितिन गडकरी जी ने 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। वर्चुअल तरीके से रखी जा रही है, तो कोई कहीं भी रह सकता है। तो हमारे नितिन गडकरी जी द्वारा 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है मणिपुर में। ये जो 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, इनकी कॉस्ट आएगी 4148 करोड़ और इनकी लेंथ होगी 298 किलोमीटर। तो 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है किसने? नितिन गडकरी जी ने। कहाँ पर रखी है? मणिपुर में। इनको भारतमाला फेज 2 के तहत डेवलप किया जाएगा। देखिए, नितिन गडकरी जी इस समय बहुत चर्चा में है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट LNG फैसिलिटी नागपुर में इनॉग्रेट की है नितिन गडकरी जी ने। तो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट LNG फैसिलिटी कहाँ पर डेवलप की गई है? नागपुर में। इसको मैंने PIB में डिटेल्ड से कवर किया है। मणिपुर की बात करें, जहाँ पे ये 16 हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, तो ये है मैप में मणिपुर, आप देख पा रहे होंगे। चीफ मिनिस्टर कौन है? N बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। देखिए, वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामझाओ नेशनल पार्क मणिपुर में ही स्थित है। कौन सी लेक में स्थित है? लोकटक लेक में, जो कि नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लोकटक लेक में ही आपका संगाई डियर भी, यानी संगाई हिरन पाए जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है पॉल ऑनडॉर्फ। पॉल ऑनडॉर्फ, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो पॉल ऑनडॉर्फ ये बिलोंग करते हैं US से। ये देख लीजिए, ये हैं पॉल ऑनडॉर्फ, ये US से बिलोंग करते थे और जाने माने रेसलर थे। तो याद रखिएगा, पॉल ऑनडॉर्फ हाल ही में इनका निधन हो गया। US के रेसलर थे। 2005 में इनको WWE हॉल ऑफ फेम जो है शामिल किया गया था। तो नाम याद रखिएगा, पॉल ऑनडॉर्फ, जाने माने रेसलर, US से बिलोंग करते थे। ये आज की वीडियो के जो क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।